वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वेद स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपना धैर्य पढ़ने से ज़्यादा याद करना रहा है और इसी दिशा में आगे है। जो अपन ने जयनारायण व्यास जो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री और पांचवें मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में पूरा अध्ययन विस्तार से लेके आए हैं कि इनके बारे में अपने को प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले के जो तीन मुख्यमंत्री है और जयनारायण व्यास राजस्थान के इतिहास और संस्कृति या राजनीतिक आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जयनारायण व्यास को पूरा पढ़ना भी अच्छा है और उसको किस तरीके से अपने याद करते हैं उसके बारे में आगे चलते हैं। तो जयनारायण व्यास जाति से पुष्करणा थे, ये पुष्करणा ब्राह्मण थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका जोधपुर में हुआ था। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जीवन काल याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। 1999 से लेकर के 63 तक माना जाता है। 63 से अपने को याद रखना है कि 63 में क्या कार्य होता है कि जोधपुर विश्वविद्यालय है, जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। व्यास विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। तो इसी से अपन निकाल लिया कि 1963 में क्या होता है। जयनारायण व्यास का जो 1899 में जन्म होता है और 1963 तक ये जीवित रहते हैं और जन्म जोधपुर में होता है। और जोधपुर विश्वविद्यालय का जो नाम था वो इनकी मृत्यु के बाद बदलकर इनके याद में या महत्व में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 1963 में कर दिया जाता है। जयनारायण व्यास को और क्या कहा जाता है? जयनारायण व्यास को शेरे राजस्थान कहा जाता है। शेरे राजस्थान। शेरे राजस्थान कहने का मकसद ये है कि इनका जो राजशाही के तरफ या राजशाही के विरुद्ध जो इनका स्वर था वो बहुत तीखा और तीव्र था। यानी खुले रूप से इन्होंने राजशाही को चुनौती दी थी। सामंतशाही और राजशाही को खुले रूप में चुनौती दी थी, तब इनको शेरे राजस्थान कहा जाता है। और इसके परिप्रेक्ष्य में अपन एक बात जोड़ सकते हैं कि गंगासिंह महाराजा गंगासिंह ने वायसराय को पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि राजस्थान में राजशाही और सामंतशाही के खिलाफ सबसे तीखा स्वर था। सबसे तीखा स्वर था और ये पक्के ईमानदार थे। पक्के ईमानदार थे, भ्रष्ट नहीं थे और अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये किसने कहा था? याद रहे तो कोई बात नहीं, परंतु इसको एक महत्वपूर्ण बात के रूप में जोड़ सकते हैं कि जयनारायण व्यास को शेरे राजस्थान कहा जाता है। और इनकी प्रशंसा में गंगा सिंह जो बीकानेर रियासत के राजा थे, उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि राजस्थान के राजशाही और सामंतशाही के खिलाफ सबसे तीखा स्वर यानी कटु आलोचना करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास थे। ये पक्के ईमानदार थे, भ्रष्ट नहीं थे और अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ थे। जो इनकी राजनीतिक जो थे वो उनके प्रति सत्यनिष्ठ थे।
अपनी जो थी वो उनकी राजनीतिक मान्यताएं, जो मतलब पैरामीटर थे पॉलिटिक्स के, तो उनके प्रति ये सत्यनिष्ठ थे। तो इनको शेर राजस्थान भी कहा जाता है और लोक नायक भी कहा जाता है। लोक नायक, अपने को ये सब ध्यान में रखना है कि जयनारायण व्यास जन्म जोधपुर 1899 से 63 से ही अपने को निकाल लेना है कि जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, जयनारायण विश्वविद्यालय कर दिया। शेर राजस्थान क्यों कहते हैं, इसका कारण यह था कि इनका तीखा स्वर था और इसलिए गंगा सिंह ने इनकी प्रशंसा भी की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे और बात करते हैं तो गंगा सिंह के बारे में, इनके जयनारायण व्यास जी के बारे में। तो जयनारायण व्यास मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन से? तीसरे। पहले हीरालाल शास्त्री थे, दूसरे CS वेंकटाचार्य थे जो कि नियुक्त थे, और तीसरे कौन थे? जयनारायण व्यास थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। कब से कब तक थे ये दिनांक अपने को ध्यान में रखनी है। 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और हमें पता है कि भी 1956 तक मान सिंह जी रहते हैं, तो इनके साथ अपन गवर्नर की बात करें तो कौन थे? मान सिंह सेकंड थे। कब से कब तक थे? 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद इनके साथ मुख्य सचिव, तीनों को अपन जोड़कर पढ़ ही रहे हैं। मुख्य सचिव कौन थे? SW शिवेश्वरकर थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये कब से थे? 8 फरवरी 1951 से 16 फरवरी 1953 तक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। जय शिव, अपने को क्या बोलना है? जय शिव शंकर बोलना है। जय के साथ जय शिव शंकर बोलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? मुख्यमंत्री तो है ही अपने पास, और इनके साथ अपने पास कौन सा आ जाएगा? मुख्य सचिव भी आ जाएगा। जय शिव बोलना है। जय शिव से अपन याद रख लेंगे जय शिव। जयनारायण व्यास का जय और शिव का शिव। जय शिव बोलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? मुख्य सचिव आ जाएगा। मान सिंह के बारे में अपने को पता है, ये शास्त्री और सिंह का जोड़ा था ही, तो वहां अपने पास मान सिंह सेकंड निकल के आ जाएंगे। तो ये अपनी इतनी बातें अपन कर ली। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में। पहली बार तो मुख्यमंत्री का टाइम ये था। अब दूसरी बार मुख्यमंत्री कब रहते हैं? यानी तीसरे मुख्यमंत्री भी थे और चौथे मुख्यमंत्री जो थे चुने हुए मुख्यमंत्री थे। ये अपने को ध्यान में रखना ही है। और 5वें मुख्यमंत्री फिर इनको बनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 5वें मुख्यमंत्री, 5वें CM भी कौन थे? जयनारायण व्यास थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 5वें मुख्यमंत्री कब बनाया जाता है? तो इनके बारे में पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं। उससे पहले कि दूसरा, ये जो आम चुनाव होता है ये 52 तक थे। तो प्रथम आम चुनाव इनके काल में होता है। प्रथम आम चुनाव यानी कि 1952 में होते हैं। कब होते हैं? राजस्थान में 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव होते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव भी अपन कह सकते हैं। कब होते हैं? 1952 में होते हैं। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये अपने को ध्यान में रखना। जयनारायण व्यास थे। मुख्य सचिव कौन थे? शिवेश्वरकर थे। और मान सिंह गवर्नर थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1952 में इनके समय में पहला चुनाव होता है। और इस तरीके से अपने को याद रखना है कि जयनारायण व्यास कहते हैं कि मैं डंके की चोट पे जीतूंगा। डंके की चोट किस पे मारेंगे? ढोल पे मारेंगे। फिर ढोल पे डंके की चोट में जीतूंगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 2 शब्द है, ढोल और डंका। मैं डंके की चोट जीतूंगा
ढोल ढोल बजाएंगे, फिर डंके की चोट जीतेंगे और फिर ढोल बजाएंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ढोल नृत्य है, एक ढोल नृत्य है। कहां का है? जालोर का है। इसको प्रकाश में जयनारायण व्यास लाए थे। इसको प्रकाश में लाने वाले कौन थे? प्रकाश में लाए। प्रकाश में लाने का मतलब उसको ख्याति प्राप्त की या विश्व पटल पर उसको सामने लेके आए। कौन लेके आए ढोल नृत्य को? ढोल नृत्य जालोर का है। कौन लेके आए? जयनारायण व्यास लेके आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है और भी पूछा जा सकता है कि ढोल नृत्य कहां का है? जालोर का है। जयनारायण व्यास ने कहा कि मैं ढोल और डंके की चोट जीतूंगा, परंतु जीते नहीं। दो जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से हार गए। कहा इन्होंने यह था कि मैं डंके की चोट जीतूंगा और ढोल बजाएंगे। तो ये डंका और ढोल से दोनों दो बातें अपने को याद में रखनी है कि ढोल और डंका। तो ढोल नृत्य से तो अपने को याद रखना है, ढोल नृत्य कहां से है? जालोर का है। और प्रकाश में कौन लाए? जयनारायण व्यास लाए। इसका मतलब पहला एक चुनाव इन्होंने लड़ा, चुनाव लड़ा जालोर ए से। जालोर के नृत्य को प्रकाश में लाए। तो ये दो जगह से चुनाव लड़ते हैं 1952 में। 1952 में व्यास जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। तो पहला तो कौन सा है? जालोर ए से लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं? जालोर ए से लड़ते हैं। जालोर से अपने याद आ जाएगा कि ढोल नृत्य कहां का है? जालोर का। और प्रकाश में कौन लाए थे? जयनारायण व्यास लाए थे। और यह भी कहा कि मैं जीतने के बाद ढोल बजाऊंगा, तो ढोल बजाते नहीं है और हार जाते हैं। किनके खिलाफ लड़ते हैं? यहां एक राम राज्य पार्टी, राजस्थान में एक पार्टी है राम राज्य पार्टी। कांग्रेस चुनाव लड़ती है, राम राज्य पार्टी चुनाव लड़ती है। राम राज्य पार्टी के मैं से अपने याद रख सकते हैं माधोसी। माधोसी से चुनाव हार जाते हैं। जयनारायण व्यास की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। लगभग 8,500 वोटों से जयनारायण व्यास की हार जाते हैं। तो जालोर से ढोल से याद रखना है। ढोल नृत्य कहां का है? जालोर का है। प्रकाश में कौन लाए? जयनारायण व्यास लाए। और ढोल नृत्य कौन करते हैं? माली, ढोली, सरगड़ा और भील पुरुष करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ढोल नृत्य कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। माली, ढोली, सरगड़ा और भील जनजाति के पुरुष इस नृत्य को करते हैं। प्रकाश में कौन लाए? जयनारायण व्यास लाए। अब ये एक बार डंका, ढोल और डंका की बात करें तो इन्होंने एक गीत लिखा था, डंके की चोट, बहुत फेमस हुआ था। डंके की चोट, ये 1941 में देखा था। याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। डंके की चोट सन याद रहे नहीं रहे तो कोई बात नहीं। डंके की चोट गीत लिखा था। डंके से ढोल और डंका दोनों शब्द से अपन ने निकाल लिया है। ढोल से क्या निकाल लिया है ये मैंने आपको बता दिया। ढोल से जालोर निकाल देंगे। जालोर ए से चुनाव लड़ा, राम राज्य पार्टी के माधो सिंह से चुनाव हार जाते हैं। दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक चुनाव लड़ते हैं, दूसरा चुनाव लड़ते हैं जोधपुर बी से। जोधपुर बी से निर्दलीय उम्मीदवार है यहां पर। निर्दलीय उम्मीदवार है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। और यही जीतते हैं। व्यास जी यहां भी हार जाते हैं। व्यास जी यहां भी हार जाते हैं। तो जीतते कौन है? माधो सिंह जीतते हैं और हनुमंत सिंह जीतते हैं। दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव में 1952 में जयनारायण व्यास दोनों जगह से चुनाव लड़ते हैं। जालोर से लड़ते हैं और जोधपुर, जालोर ए से लड़ते हैं, जोधपुर बी से लड़ते हैं और दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। एक जगह राम राज्य पार्टी के माधो सिंह से हार जाते हैं। राम से माधो याद रखना है। राम राज्य पार्टी के माधो सिंह से हार जाते हैं और जोधपुर में हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के उसमें तत्कालीन नरेश थे, उनसे चुनाव हार जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, परंतु इनको भारत में ही शामिल कर लिया जाता है। तो ये दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। ये डंके की चोट, ढोल डंका से अपना याद रखना ही है। डंके की चोट अपने को याद रखना है। ये इनका गीत है। इनसे अपन जोड़ करके, कनेक्ट करके अपन इसको याद कर सकते हैं। और एक इनका है राज दिजो। राज दिजो
ये भी इनका गीत है जो 1942 में लिखा था। और एक इनका गीत है सुन, ये भी इनका गीत है जो 1943 में लिखा था। ये 3 गीत अपन याद रख सकते हैं कि जयनारायण व्यास के 3 गीत कौन कौन से है। अच्छो दिजो राज, अच्छो दिजो लिख लेना यहां पर, अच्छो दिजो राज, अच्छो दिजो राज, अच्छो दिजो राज कर देना, अच्छो दिजो राज, डंके की चोट, अच्छो दिजो राज और सुन। कहने का मतलब चुनाव हार जाते हैं तो ये वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैं डंके की चोट जीतूंगा, लोगों ने इनको जिताया नहीं तो फिर लोगों को क्या कहा, अच्छो दिजो राज। और ये बात सबको सुनाई, सुन। ये अपने को ध्यान रखना, 3 गीत है, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा गया भी है और पूछा जा सकता है। डंके की चोट, अच्छो दिजो राज और सुन, ये 3 गीत इनके याद रखने हैं। इसी से निकल जाएगा, दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो इनको तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री इनको कब बनाया जाता है कि किशनगढ़ सीट से, किशनगढ़ सीट से व्यास जी को चांद पर पहुंचाने के लिए, मतलब ऊंचा उठाने के लिए, चांद पर पहुंचाने के लिए अपन ऐसे याद कर लेंगे, रख लेंगे कि किशनगढ़ सीट से व्यास जी को चांद पर पहुंचाने के लिए चांदमल मेहता ने त्यागपत्र दिया, किशनगढ़ सीट खाली की इनके लिए। किशनगढ़ सीट से चांदमल, व्यास जी को चांद पर पहुंचाने के लिए इन्होंने, चांदमल मेहता ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और एक सीट एमएलए की खाली की और उपचुनाव जीते। ये फिर उपचुनाव जीतते हैं और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 5वें मुख्यमंत्री कब बनते हैं, 5वें सीएम बनते हैं 1 नवंबर 1952 से लेकर के 12 नवंबर 1954 तक ये 5वें मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं। और चौथे मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। चौथे मुख्यमंत्री अपन याद रख सकते हैं, चौथे मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो पांचों के पांचों मुख्यमंत्री और छठे मुख्यमंत्री फिर कौन आ जाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया आ जाते हैं, जो लगभग 15-16 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये अपने लगभग ये सारी बातें इनसे रिलेटेड जो थी, राजनीति से रिलेटेड, वो सारी अपन ले ली। और भी अपन व्यास जी के बारे में और मुख्य बातें कौन सी है वो भी अपन शामिल करते हैं। तो 5वें मुख्यमंत्री ये बना दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री भी बना दिए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में क्या है कि 1956-57 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। कब रहते हैं, 1956-1957 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी व्यास जी रहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में जब इनको 54 से मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी को मतलब बना दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, डाकुओं को सांकड़े लगा देते हैं। एक शब्द याद रखना है कि इन्होंने डाकुओं को सांकड़े लगा देते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि सांकड़ा गांव ये जोधपुर में है, केंद्र बनाकर डाकुओं को मुख्य धारा में लाते हैं, मुख्य धारा में लाते हैं। उस समय तक क्या कि डाकू खूब होते थे राजस्थान में। तो ये क्या करते हैं कि मारवाड़ के अंदर सांकड़ा गांव को अपना केंद्र बनाते हैं। सांकड़ा में सारा को काम सार दिया डाकुओं को, ये अपने इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सांकड़ा गांव को केंद्र बनाकर
डाकू है उनको मुख्य धारा में जोड़ते हैं और उनको वो क्या डकैती उनसे छुड़वा देते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण इनके बारे में तथ्य है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सांकड़ा में काम सारथी और डाकुओं को, इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। 1956 में, लगभग कब, 1956 में ये सांकड़ा गांव को केंद्र बनाकर डाकुओं को मुख्य धारा में लाने का काम कौन करते हैं? व्यास जी करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 56-57 में ये क्या रहते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। आगे और बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले। इसमें से क्वेश्चन अभी यूआरओ में भी पूछा गया था। समाचार पत्र, समाचार पत्र, तो ये 4 समाचार पत्र निकालते हैं। सबसे पहले है पीप, ये अपने को ध्यान में रखना है। पीप ये अंग्रेजी पाक्षिक है। कौन सी भाषा में निकाला था? अंग्रेजी में निकाला था। पाक्षिक का मतलब होता है हर 15 दिनों बाद निकलती थी, अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका। राजस्थान में कोई भी जो मतलब अंग्रेजी की जो पत्रिका थी वो पीप पाक्षिक थी, वो व्यास जी ने निकाली थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये लगभग 1900 जोधपुर से निकालते हैं, 1920 के लगभग। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि पत्र का नाम क्या है? पीप है। और किस में निकाली? अंग्रेजी में। और कैसी पत्रिका है? पाक्षिक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक पत्रिका और निकालते हैं, आगीबाण। आगीबाण ये अपने को ध्यान में रखना है। ये राजस्थानी पत्रिका है, राजस्थानी। किस भाषा में निकलती थी? राजस्थानी में। और राजस्थानी का प्रथम दैनिक भी यही थी। राजस्थानी का प्रथम दैनिक, यानी राजस्थानी भाषा में निकलने वाली प्रथम दैनिक, मतलब दैनिक का मतलब रोजाना निकलती थी। किस भाषा में निकालते थे? राजस्थानी में निकालते थे। और दैनिक निकलती थी, उसका नाम क्या था? आगीबाण था। और कब निकाली? ये कहां से निकलती थी? ब्यावर से। ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर में। ब्यावर अजमेर से निकलती थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। पीप हो गई और आगीबाण हो गया। उसके बाद में ये निकालते हैं, एक नवीन राजस्थान पत्र था, नवीन राजस्थान। ये पत्र 1921-22 में इसकी स्थापना की जाती है राजस्थान सेवा संघ द्वारा। स्थापना राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ एक महत्वपूर्ण संस्था थी, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान विजय सिंह पथिक का है। विजय सिंह पथिक, यानी नवीन राजस्थान पत्र को कौन निकालते हैं? विजय सिंह पथिक निकालते हैं। मुख्य रूप से कहां से निकालते हैं? अजमेर से। प्रथम संपादक इसके रामनारायण चौधरी होते हैं वैसे, परंतु मूल रूप से योगदान विजय सिंह पथिक का रहता है। और नवीन राजस्थान पत्र 1921-22 में अजमेर से निकाला जाता है। इसमें 2 संपादक होते हैं, एक तो रामनारायण चौधरी, एक शोभाराम गुप्ता। 2 संपादक होते हैं, ये अपन याद रख सकते हैं। परंतु इसी नवीन राजस्थान को 1923 में तरुण राजस्थान नाम कर दिया जाता है। तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया जाता है। और इसको 1923 में, और इसको कहां लाया जाता है? अजमेर से ब्यावर ले आते हैं। इसको अजमेर से कहां पर ले आते हैं? ब्यावर ले आते हैं। और उसका संपादक, इसका संपादन व्यास जी करते हैं। व्यास जी 1923 में ही महत्वपूर्ण भूमिका से मतलब जुड़े होते हैं, परंतु प्रधान संपादक 1926 में बनते हैं। ये अपने को ध्यान में, मुख्य संपादक, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये तीसरी पत्रिका होगी। चौथी पत्रिका इनकी है अखंड भारत। अखंड भारत, अखंड भारत ये पत्रिका निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन यूआरओ में भी आया था। अखंड भारत कौन निकालते हैं? व्यास जी निकालते हैं। कब निकालते हैं? 1936 में निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? मुंबई से निकालते हैं।
ये ध्यान में रखना है आपको। अखंड भारत। 4 पत्रिका, पीप अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका जोधपुर से 1920 में, आगीबाण राजस्थानी का प्रथम पत्र दैनिक ब्यावर अजमेर से, आगीबाण से ही अखंड, आगीबाण से ही अखंड भारत अपने को ध्यान में रखना है। इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, आगीबाण अखंड भारत। इसी का विकसित रूप है, ये भी दैनिक है, ये भी क्या है, दैनिक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अखंड भारत है, दैनिक पत्र निकालते हैं, यानी डेली छपने वाला अखंड भारत व्यास जी निकालते हैं 1936 में मुंबई से निकालते हैं। तो ये 4 इनकी पत्रिका है, मुख्य रूप से याद रखने, आगीबाण अखंड भारत, पीप और नवीन या तरुण राजस्थान। पहले नवीन राजस्थान होता है, फिर इसका नाम तरुण राजस्थान। इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं, इसको अपन इस तरीके से याद रखना, आगी अखंड, पीप और नवीन तरुण राजस्थान। उस समय राजस्थान छोटा ही था, इस तरीके से अपन याद रखते हैं, नया था राजस्थान और तरुण था, यानी लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा था। अब आगे बात करते हैं इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। पुस्तकों में मारवाड़ शब्द आएगा। पहली पुस्तक है मारवाड़ की एक तो अवस्था, ये अपने को ध्यान में रखना है। मारवाड़ शब्द इनकी पुस्तक में आएगा, मारवाड़ की अवस्था। एक है मारवाड़ की स्थिति पर प्रकाश, मारवाड़ की स्थिति अपन कह सकते हैं, या फिर मारवाड़ की स्थिति पर प्रकाश। और तीसरी पुस्तक है मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों, आंदोलन क्यों, एक ये पुस्तक है। तो मारवाड़ वाली पुस्तक किनकी है, जयनारायण व्यास की है, 3 तो। और एक चौथी पुस्तक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 4 पुस्तकें हैं, मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की स्थिति पर प्रकाश, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों और पोपाबाई की पोल। ये 4 पुस्तकें भी अपने को याद में रखने। 4 ही तो इनके समाचार पत्र है, 4 ही इनकी पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में और अगर बात करें तो इनका राजनीतिक महत्व किस प्रकार रहा, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जब पूरे भारत में देश 1947 में आजाद हो गया तो जितने भी रियासतें थी वहां पर आंदोलन चल रहा था कि राजशाही और सामंतशाही को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की जाए। तो जोधपुर में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर, तो जोधपुर में क्या होता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, और आजाद होने के बाद जितनी भी रियासतें हैं उनमें उत्तरदायी शासन यानी लोकतंत्र स्थापित हो, ऐसा जो प्रयास है वो क्या है कि प्रजामंडल आंदोलनों द्वारा किया जा रहा था। उसी कड़ी में जोधपुर में उत्तरदायी शासन, जोधपुर में उत्तरदायी शासन के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया, इनको बनाया गया। कब बनाया गया, 48 में व्यास जी को बनाया गया। यानी जोधपुर में उत्तरदायी शासन के प्रधानमंत्री 1948 में कौन रहे थे, व्यास जी रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और क्या रहे थे व्यास जी, 1941 में जोधपुर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे, 1941 में जोधपुर में नगर निकाय का चुनाव होता है, किसका, नगर पालिका का। और वहां पर व्यास जी उसमें मुख्य रूप से भागीदारी निभाते हैं और बहुमत के साथ जीत कर आते हैं, और 1941 में ये
इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो खुले शब्दों में कहते हैं कि अब राजशाही का दिन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो इतना प्रखर शब्द किनका शब्द, या मतलब राजशाही सामंतशाही के खिलाफ प्रखर भाषा में बोलने वाले, तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले कौन थे? खुली प्रतिक्रिया देने वाले शेरे राजस्थान के लोकनायक व्यास जी थे। तो 1941 में जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। अब बात करते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग जो राजस्थान में मुख्य नेता है उनको नजरबंद कर दिया जाता है। तो इनको कहां नजरबंद किया जाता है? सिवाना के किले में। सिवाना, जो किला वीर नारायण पवार की वीरता के लिए फेमस है, सिवाना किले में नजरबंद। सिवाना किले में, ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, गांधी जी करो और मरो का नारा देते हैं, उस समय जयनारायण व्यास को कहां पर कैद कर लिया जाता है? सिवाना के किले में नजरबंद कर दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और उनका महत्वपूर्ण योगदान में इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया जाता है, उसी में नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह में भी भाग लेते हैं व्यास जी। ये सब जयनारायण के व्यास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। व्यास जी नमक सत्याग्रह में भी भाग लेते हैं। संघर्ष की प्रेरणा किससे लेते हैं? संघर्ष की प्रेरणा, संघर्ष की प्रेरणा, राजस्थान में बहुत से लोग जो जन जागृति पैदा हुई उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान था। और उन्हीं के शिष्यों में थे एक स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। तो ये संघर्ष की प्रेरणा स्रोत जयनारायण व्यास के कौन रहे थे? स्वामी श्रद्धानंद रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, उनके बारे में और बात करते हैं। जोधपुर प्रजामंडल से तो जुड़े हुए थे ही। तो आगे बात करते हैं कौन कौन सी संस्थाएं मुख्य रूप से इन्होंने स्थापित की। तो सबसे पहले ये स्थापित करते हैं पुष्करणा ये क्या थे? व्यास जी पुष्करणा ब्राह्मण थे। पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना व्यास जी करते हैं 1918 में। ये अपने को ध्यान में रखना है कि पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना कब करते हैं? 1918 में करते हैं। एक मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी, इसकी स्थापना भी 1920 में करते हैं। इसका नारा था मारवाड़ मारवाड़ियों के लिए। तो मारवाड़ हितकारिणी की सभा इन्हीं के द्वारा की जाती है 1920 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी किन के द्वारा की जाती है? जयनारायण व्यास द्वारा की जाती है 10 मई 1931 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना 1918 में जयनारायण व्यास द्वारा की जाती है। मारवाड़ हितकारिणी, मारवाड़ से तो इनके सब जुड़े हुए है ही। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1920 में, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक जय कन्या विद्यालय, जय कन्या विद्यालय, इसकी स्थापना भी 1932 में की जाती है। तो ये मुख्य रूप से ये 4 संस्थाएं तो मारवाड़ से रिलेटेड है। और एक महत्वपूर्ण संस्था जो है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है, वो है अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, कुछ जगह इसको लोक परिषद भी कहते हैं, लोक परिषद। ये महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें स्थापित करवाने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था।
और नेहरू जी और व्यास जी इसमें स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद या लोक परिषद भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1927 में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1927 में स्थापना कहां पर होती है? मुंबई में होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, यानी जितने भी उस समय देशी राज्य थे, कांग्रेस की यह सोच थी कि देशी राज्यों में भी, यानी दो प्रकार का शासन था। एक जगह तो जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, और एक जगह जहां पर राजाओं का शासन था और वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो वहां के लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, वहां लोकतंत्र लाने के लिए और उनको स्वतंत्र कराने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना का विचार किया गया, और इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में की गई। इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अध्यक्ष नेहरू जी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें 1936 में एक कराची अधिवेशन होता है। 1936 में कराची अधिवेशन, 36 में कराची में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में महामंत्री यानी सचिव किसको बनाया जाता है? व्यास जी को सचिव बनाया जाता है, और 14 साल तक सचिव रहते हैं व्यास जी। 14 साल तक महामंत्री पद पर, महामंत्री पद पर, यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद या लोक परिषद जिसको बोलते हैं, उसके 14 साल तक महामंत्री कौन रहते हैं? व्यास जी रहते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन राजस्थान में होता है, छठा। उसके बारे में बहुत बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें महत्वपूर्ण अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है व्यास जी का। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका छठा महत्वपूर्ण सम्मेलन है ये सम्मेलन। छठा सम्मेलन कहां पर होता है? उदयपुर में, सालोटिया मैदान में उदयपुर में होता है। और किसका सम्मेलन होता है? अखिल भारतीय प्रजा परिषद का, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का सम्मेलन होता है। छठा सम्मेलन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? ये अपने को ध्यान में रखना है। नेहरू जी की अध्यक्षता में, नेहरू जी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होता है। नेहरू जी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होता है। यह अपने को ध्यान में रखना है। कब होता है? यह होता है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो छठा सम्मेलन इसका कहां पर होता है? उदयपुर में होता है। तो व्यास जी के बारे में लगभग अपन ने सारी बातें कर ली है। जयनारायण व्यास की सारी बातें अपन ने समेटने का प्रयास किया है। कहां से चुनाव लड़ते हैं, 5वें मुख्यमंत्री भी यही रहे थे, 3रे मुख्यमंत्री भी यही रहे थे, इनके समय में कौन से वो रहते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इनके समय में गवर्नर कौन रहते हैं? मानसी रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। 56 तक वही रहते हैं। और इनके समय में मुख्य सचिव कौन रहते हैं। ये बात अपने लगभग सारी बातें उनके बारे में कंप्लीट कर ली है। इस कक्षा में इतना ही। आगे और अपन पढ़ेंगे टीकाराम पालीवाल के बारे में, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। उनके बारे में इतनी खास बातें नहीं है, 2-2, 3-3 बातें अपने होगी, उससे अपना काम चल जाएगा। हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास ये स्वतंत्रता सेनानी थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से बड़ा नाम था, और जयनारायण व्यास का जोधपुर से बहुत बड़ा नाम था। इनके बारे में किसी न किसी रूप से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद करें। धन्यवाद। जय हिंद।